आज स्टार्ट करते हैं यूनिट 3 डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का रिवीजन। इसके अंदर कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं आपके जो इंटर रिलेट करते हैं। अगर आपने वो स्टार्टिंग का बेस बना लिया तो आपको दिक्कत नहीं आएगी पूरे चैप्टर के अंदर, न्यूमेरिकल्स में भी। ठीक है, तो सबसे पहला टर्म जो आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर के अंदर वो है एग्रीगेट डिमांड। क्योंकि देखो यहाँ टॉपिक का नाम है, हमारे यूनिट का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। बेसिकली यहाँ पर हम ये सीखेंगे कि वो कौन सा लेवल होता है जहां पर हमारी जो इकोनॉमी होती है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होती है। और ये बात हम क्लास 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स से ही सीखते हुए आए हैं कि जहां डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाते हैं वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। बट वहां पर इंडिविजुअल यूनिट थी, यहां पर एग्रीगेट में होगी चीजें, क्योंकि यहां पर आप पूरी इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हो। तो सबसे पहला टर्म है हमारे पास एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड के सबसे पहले अगर हम मीनिंग पढ़े तो मीनिंग इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि जितने भी आपकी इकोनॉमी के अंदर गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं, फाइनल गुड्स की बात हो रही है, इंटरमीडिएट गुड्स की बात नहीं हो रही है। ठीक है, और जितने भी हमारे सेक्टर्स इकोनॉमी के वो उसे खरीदने के लिए प्लान कर रहे हैं एक पीरियड ऑफ टाइम पे, उसे हम उसकी एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप डिमांड को देखोगे, डिमांड हमेशा एक्सपेंडिचर को शो करता है, क्योंकि डिमांड है तो खर्चा होगा। तो यहां पर एग्रीगेट डिमांड को टोटल एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है। हमने नेशनल इनकम पढ़ा था, उसमें एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा था। वहां पर आपको बताया गया कि एक इकोनॉमी के अंदर अलग अलग सेक्टर्स कैसे डिमांड करते हैं, कैसे एक्सपेंडिचर करते हैं, तो वही एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स भी बनते हैं। फिर सेम वही चीज है, जीडीपी एमपी के कंपोनेंट्स, एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स सेम होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कंपोनेंट क्या है? हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। यानी कि हमारी इकोनॉमी में 4 सेक्टर होते हैं ना, कौन कौन से? हाउस होल्ड्स, फर्म्स, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो चारों सेक्टर से आप देखोगे कि आपको डिमांड दिख रही है। तो सबसे पहले डिमांड है हाउस होल्ड की साइड से, तो हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। देन हमारे बिजनेस फर्म्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और लास्ट में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की तरफ से नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो ये चारों को मिलाकर हमारी एग्रीगेट डिमांड बनती है, लेकिन ये 4 सेक्टर में है। अब क्योंकि हमारा सिलेबस 2 सेक्टर तक ही सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड है, तो इसलिए जब हम एग्रीगेट डिमांड को पढ़ते हैं तो हम उसका फॉर्मूला भी लिखते हैं C+I, जिसके अंदर पहले 2 सेक्टर लेते हो आप। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, एग्रीगेट सप्लाई। अब एग्रीगेट सप्लाई की डेफिनेशन भी आपको बिल्कुल सेम दिखेगी, सिर्फ एक वर्ड का फर्क है। जब आप डिमांड की बात करते हो तो आप खरीदारी की बात करोगे ना, कि आपको कुछ खरीदना है क्योंकि आप खर्चा कर रहे हो। बट जब आप सप्लाई की साइड से देखते हो तो पहली बात, सप्लाई में प्रोड्यूसर्स आ जाते हैं और प्रोड्यूसर्स सामान बेचना चाहते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल डेफिनेशन सेम है, सिर्फ आपको 2 वर्ड्स डिफरेंट मिलेंगे यहाँ पे, कि इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द प्रोड्यूसर्स, जैसे यहाँ पे था ऑल सेक्टर्स, यहाँ पे क्या आ गया? ऑल द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई। यहाँ क्या था? प्लानिंग टू बाय इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम पे एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो कितनी अपने गुड्स और सर्विसेज को सप्लाई करना चाहते हैं, वो उसे क्या कहलाएगा? एग्रीगेट सप्लाई। अब एग्रीगेट सप्लाई के कंपोनेंट क्या होते हैं? इनकम। जितना सामान आप बेच रहे हो उतना ही सामान, तो उतना ही पैसा भी तो आप रिसीव कर रहे हो। तो बेसिकली एग्रीगेट सप्लाई किसी भी कंट्री की इनकम को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए एग्रीगेट सप्लाई वाई के इक्विवेलेंट माना जाता है। तो इसका कंपोनेंट भी क्या है? इनकम। और इनकम के अंदर 2 चीजें हैं, आप इनकम को 2 ही जगह की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, या तो आप इनकम को कंज्यूम कर रहे हो या इनकम को सेव कर रहे हो, या दोनों का इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, क्लियर हो गया? अब यहां से एक चीज निकल कर आई है, यहां से आपको 2 चीजें मिली। एक तो कि एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर होता है? C+I। ठीक है, जहां पर C है हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर और I है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और एग्रीगेट सप्लाई Y के इक्वल होता है। Y का मतलब इनकम। ठीक है, और इनकम किसके बराबर हो गई? C+S, कंजप्शन प्लस सेविंग। ये बात हम ध्यान रखेंगे। जिस पॉइंट पे एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के बराबर हो जाता है वो हमारा होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, और इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब है कि C+I इज इक्वल्स टू C+S, तो बेसिकली I इज इक्वल्स टू S। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स बराबर होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है अब। ठीक है,
नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये टॉपिक आपका न्यूमेरिकल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि जब आप न्यूमेरिकल्स करते हो तो इसकी प्रॉपर्टीज आप यूज करोगे। ठीक, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है कि आपकी टेंडेंसी कि आप अपनी इनकम का कितना पार्ट कंज्यूम करना चाहते हो। अब उसके लिए हम यहाँ पर दो चीजों को देखते हैं। एक है हमारे पास एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दूसरा है हमारे पास मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो आप सॉल्व करोगे वो आपके कंजप्शन फंक्शन से रिलेटेड, तो ये आपकी उसकी फंक्शनल फॉर्म है। अब इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले जरा कुछ चीजें अपने माइंड में डालनी है आपको कि जब आपका इनकम का लेवल जीरो होता है, यानी जीरो लेवल ऑफ इनकम पे क्या हम कंजप्शन नहीं करते हैं। एक मिनिमम सर्वाइवल के लिए कंजप्शन आपको करना पड़ता है, जिसे आप क्या बोलते हो, ऑटोनॉमस कंजप्शन। ठीक, धीरे धीरे जैसे जैसे आपका इनकम का लेवल बढ़ता है, बट तब भी आपका कंजप्शन ज्यादा होता है आपकी इनकम से। एक पॉइंट ऐसा आता है कि कंजप्शन और इनकम बराबर हो जाते हैं। अब इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि इस पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जहां पर कंजप्शन और इनकम बराबर होते हैं, जिसकी वजह से सेविंग क्या हो जाती है, जीरो। उसके बाद आपका कंजप्शन कम होने लगता है और इनकम लेवल बढ़ने लगता है। इसी के साथ आपको सेविंग्स को भी ध्यान रखना है। जब आपका इनकम का लेवल जीरो होगा, यानी कि आप कुछ कमा नहीं रहे हो लेकिन सिर्फ खर्च कर रहे हो, तो क्या सेव कर पा रहे होगे? वो खर्चा कहां से हो रहा होगा, सेविंग्स में से। तो ऐसे में आपकी सेविंग्स होती है नेगेटिव, डिस सेविंग्स कहते हो आप जिसे। उसके बाद यहां तक भी आपकी डिस सेविंग चल रही होती है। जब आप बराबर आ गए अपने इनकम के, भाई कंजप्शन और इनकम बराबर आ गई, सेविंग जीरो हो गई। बट जैसे जैसे आपका इनकम का लेवल बढ़ गया आपके कंजप्शन से, तो आप सेविंग करना शुरू कर दोगे, आप पॉजिटिव सेविंग्स पे आ जाओगे। तो ये रिलेशनशिप आपको ध्यान रखना है। ये रिलेशनशिप आपको थ्योरेटिकली भी काम आएगा और न्यूमेरिकली भी आपके लिए वर्क करेगा। ठीक, और इसी से ही आप एपीसी की प्रॉपर्टी समझ जाओगे। अब एपीसी क्या होता है, द रेशियो ऑफ टोटल कंजप्शन टू टोटल इनकम, यानी कि आपका एक कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम पे आप कितना कंजप्शन करते हो, वो एपीसी बताता है। और इसका फॉर्मूला क्या है, सी अपॉन में वाई। अब इसकी प्रॉपर्टीज अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू कहां से कहां तक जाती है। क्या एपीसी 1 के बराबर हो सकता है? एपीसी 1 का मतलब क्या, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, हो ना? क्या हो सकता है? इनकम हो सकता है, कंजप्शन और इनकम बराबर हो सकते हैं ना, तो यस, एपीसी कैन बी इक्वल टू 1। क्या एपीसी 1 से ज्यादा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जहां जहां आपका कंजप्शन इनकम से ज्यादा होगा तो आपके एपीसी की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी। क्या एपीसी लेस देन 1 हो सकता है? जब कंजप्शन इनकम से कम होगा तो उस पॉइंट पे एपीसी लेस देन 1 होगा। बट क्या एपीसी नेगेटिव हो सकता है? नेगेटिव का मतलब है दोनों में से कोई एक चीज नेगेटिव हो जाए। ना तो कंजप्शन का भी नेगेटिव होता ना इनकम नेगेटिव होती। जीरो हो सकते हैं लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकते। उसके बाद क्या एपीसी जीरो हो सकता है? नहीं। एपीसी को जीरो करने के लिए मुझे कंजप्शन को जीरो करना होगा, बट कंजप्शन कभी जीरो होता ही नहीं है, तो ये जीरो भी नहीं होता, नेगेटिव भी नहीं होता। ये चीजें काम आएंगी अगर असर्शन रीजन का क्वेश्चन आ गया, तो कई बार यहीं से उठ जाता है असर्शन रीजन का क्वेश्चन। ऊपर आपको एक असर्शन दे रखा होगा, नीचे उसका रीजन होगा, वो लिख देंगे कि एपीसी इज इक्वल्स टू 1, फिर नीचे उसका रीजन होगा कि कब, दैट एट ब्रेक इवन पॉइंट कंजप्शन बिकम्स इक्वल टू द इनकम। तो वो उसका रीजन है ना, दिख रहा है आपको, तो वो आप तभी एक्सप्लेन कर पाओगे जब आपको इनके रीजंस पता होंगे। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब ऐसे ही आता है हमारा एमपीसी, मार्जिनल। मार्जिनल हमेशा चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो मार्जिनल का फॉर्मूला क्या हुआ यहाँ पे, मतलब इसकी डेफिनेशन क्या हुई, रेशियो ऑफ चेंज इन कंजप्शन टू द चेंज इन इनकम। यानी कि जैसे आपकी इनकम चेंज हुई तो आपने अपना कंजप्शन पैटर्न कितना चेंज किया, वो एमपीसी बताता है। तो यहां पर एमपीसी का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन कंजप्शन अपॉन चेंज इन इनकम। ये जो साइन है ये किस चीज का साइन होता है, चेंज, डेल्टा बोलते हैं इसे। अब इसकी भी वैल्यूज आपको देखनी है। एमपीसी की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक जाती है। एमपीसी 0 कब होगा, जब ये ऊपर वाला 0 हो जाएगा, यानी कि जब आपने अपनी इनकम में चेंज हो जाने की वजह से कंजप्शन बिल्कुल चेंज ही नहीं किया, यानी कि डेल्टा सी आपका 0 है। तो इसका मतलब क्या है कि आपने अपनी चेंज हुई हुई इनकम, सारी की सारी इनकम को सेव कर लिया है। ठीक है, एडिशनल इनकम को आपने सेव कर लिया है। एमपीसी 1 के बराबर कब होगा,
जब ये दोनों बराबर होंगे, यानी कि जितने से आपकी इनकम चेंज हुई उतने से ही आपने कंजप्शन को चेंज किया, ठीक है। यानी कि जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे और डेल्टा एस आपका 0 हो जाएगा तो आप कह सकते हो कि एमपीसी 1 के बराबर है, ठीक है। तो ये आपके न्यूमेरिकल और थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक कंजप्शन फंक्शन, इसे हम कंजप्शन फंक्शन भी कहते हैं। कंजप्शन फंक्शन क्या होता है? C इज इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई, जहां पर C है टोटल कंजप्शन और यहां पर ये जो C बार है इसे बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजप्शन। बी वाई का मतलब होता है, B है एमपीसी और Y तो इनकम है। देखो ये ऑटोनॉमस कंजप्शन होता है तो ये इंड्यूस्ड कंजप्शन होता है। इंड्यूस्ड कंजप्शन मतलब कि जैसे जैसे इनकम चेंज होती है वैसे वैसे कंजप्शन भी चेंज होता है। इसी से जुड़ा है एक आपका साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन, याद आ रहा है कुछ? और ये किसने दिया था? कीन्स ने, अच्छा हाँ। किनीशियन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन, जिसमें ये कहा गया कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, पहले पॉइंट तो उसमें ये बोला कि एट 0 लेवल ऑफ इनकम एक मिनिमम सर्वाइवल के लिए कंजप्शन होता है जिसे आप ऑटोनॉमस कंजप्शन कहते हो। दूसरा पॉइंट इसमें ये बोला गया कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कंजप्शन भी बढ़ता है, बट जितने रेट से इनकम बढ़ती है उससे कम रेट से कंजप्शन बढ़ता है। कंजप्शन के बढ़ने का रेट हमेशा इनकम के बढ़ने के रेट से कम रहता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, कई बार ये लॉ आ जाता है, ठीक है, क्लियर। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बाद प्रोपेंसिटी टू सेव। जैसे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है कि हमारी टेंडेंसी कि हम अपने इनकम का कितना पार्ट कंज्यूम करेंगे। लाइकवाइज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है कि हमारी इनकम का कितना पार्ट हम सेव करना चाहते हैं, उस चीज की टेंडेंसी, ठीक है। अब ये भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, एपीएस और एमपीएस, जहां पर एपीएस का मतलब क्या है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, और एमपीएस क्या होता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। एपीएस का मतलब है कि आपकी एक गिवन लेवल ऑफ इनकम पे आप कितना सेव कर रहे हो, आपकी कितनी टोटल सेविंग है, उसको डिस्क्राइब करता है एपीएस, जिसका फॉर्मूला भी यही होता है, सेविंग अपॉन में इनकम। मार्जिनल हमेशा एडिशनल को या चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो ये किस चीज का रेशो है कि आपकी इनकम में चेंज होने की वजह से आपने अपने सेविंग्स में कितने चेंजेस किए, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, यानी कि चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। मेन जो है वो इनकी प्रॉपर्टीज हैं। देखो न्यूमेरिकली भी यूज करना है हमें इसको, थ्योरेटिकली भी। जैसे अब आपको कुछ चीजें याद हो चुकी होंगी कि 0 लेवल ऑफ इनकम पे कंजप्शन 0 होता है क्या? नहीं, ऑटोनॉमस कंजप्शन हमेशा एग्जिस्ट करता है, यानी कि मिनिमम सर्वाइवल ऑफ कंजप्शन। फिर धीरे धीरे कंजप्शन इनकम से स्टार्टिंग पॉइंट पे ज्यादा ही होता है, तो उस टाइम पे सेविंग्स नहीं हो रही होती है, सेविंग्स नेगेटिव होती हैं। एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर कंजप्शन और इनकम बराबर हो जाते हैं, जिसको हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, जहां पर सेविंग्स 0 हो जाती हैं। उसके बाद इनकम का लेवल बढ़ने लगता है, कंजप्शन का लेवल कम हो जाता है और सेविंग्स पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाती हैं। इसी पॉइंट से आपको प्रॉपर्टीज याद रखनी है। आप मुझे बताइए, क्या एपीसी 1 के बराबर हो सकता है? एपीएस, सॉरी, क्या एपीएस कभी 1 के बराबर हो सकता है? देखो, एपीएस को 1 के बराबर करने के लिए सेविंग और इनकम को बराबर करना पड़ेगा, बट ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जितना आप कमा रहे हो उतना ही आप सेव भी कर रहे हो, कंजप्शन तो करना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी निकल कर आई कि एपीएस कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा। क्या एपीएस कभी 0 हो सकता है? 0 करने का मतलब है, 0 करने का मतलब है सेविंग 0 होती तो है, ब्रेक इवन लेवल पे सेविंग 0, तो यस, एपीएस कैन बी इक्वल टू 0। क्या एपीएस 1 से बड़ा हो सकता है? क्या सेविंग कभी इनकम से ज्यादा हो सकती है? नहीं, क्योंकि सेविंग इनकम से ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए 1 से बड़ा भी नहीं हो सकता। बट क्या 1 से कम हो सकता है? कि सेविंग हमेशा इनकम से कम ही होती है, इक्वल भी नहीं होती और इससे ज्यादा भी नहीं हो सकती, ना ज्यादा हो सकती, ना इक्वल हो सकती, कम हो सकती है। अच्छा, तीसरी चीज, क्या एपीएस नेगेटिव हो सकता है? भाई नेगेटिव करने का मतलब है, नेगेटिव करने का मतलब है दोनों में से कोई एक चीज नेगेटिव हो जाए। सेविंग्स नेगेटिव होती है, स्टार्टिंग पॉइंट पे सेविंग नेगेटिव ही होती है, तो यस, इट कैन बी नेगेटिव, ठीक है। तो आपको एपीसी और एपीएस का डिफरेंस दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहीं पे मैं बात करूं एमपीएस की। एमपीएस की वैल्यू 0 से 1 तक जाती है, ठीक है। एमपीएस 0 कब होगा? जब सेविंग 0 हो जाए, डेल्टा सेविंग, चेंज इन सेविंग, यानी कि आपने अपने इंटायर एडिशनल इनकम को आपने कंज्यूम कर लिया है। एमपीएस 1 के बराबर कब होगा? अब आप कहेंगे कि मैडम सेविंग और इनकम बराबर तो हो ही नहीं सकते, यहाँ एस अपॉन वाई नहीं लिखा है,
चेंज लिखा है कि आपने अपनी बढ़ती हुई इनकम को पूरी तरीके से सेव कर लिया है। जितना आपने इनकम बढ़ी, सपोज कर आपकी 100 रुपए से इनकम बढ़ी तो आपने 100 रुपए से सेविंग भी बढ़ा दी। तो अगर इस तरीके से आप इक्वालिटी लेकर आ रहे हो, दैट मीन्स आपने अपना कंजप्शन इंक्रीज नहीं किया, कंजप्शन में चेंजेस नहीं करे, तो चेंज इन कंजप्शन 0 है, लेकिन आपने अपना चेंज इन इनकम को चेंज इन सेविंग के इक्विवेलेंट कर दिया है, तो इन दैट केस आपका एमपीएस क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चारों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, एपीसी, एमपीसी, एपीएस, एमपीएस। अब इनके आपस में ना कुछ रिलेशनशिप्स है, तो उसमें रिलेशनशिप पहला है जो न्यूमेरिकली में वर्क करना होता है इसके साथ, एपीसी प्लस एपीएस किसके बराबर होता है, 1 के। लाइकवाइज एमपीसी और एमपीएस किसके बराबर होता है, 1 के। एक रिलेशनशिप होता है एपीसी और एपीएस में कि अगर कभी एपीसी बढ़ रहा होगा ना तो एपीएस घटेगा, क्योंकि देखो इनकम को आपने 2 पार्ट्स में तो डिवाइड किया है, कंजप्शन और सेविंग। अगर आप कंजप्शन बढ़ाओगे तो सेविंग कम ही होगी ना, और अगर आप कंजप्शन को कम करोगे तो सेविंग बढ़ जाएगी। तो देखो यही रिलेशनशिप आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक, इसी तरीके से आपका एमपीसी और एमपीएस भी चलता है। अगर आप अपने कंजप्शन के चेंज को इंक्रीज करोगे तो चेंज इन सेविंग कम ही होगा ना, कम ही पैसा सेव कर पाओगे ना आप। तो ये रिलेशनशिप आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा कि इनका आपस में इनवर्स रिलेशनशिप चलता है। बट इसी एपीएस, एमपीएस या एमपीसी, एमपीएस का इनकम के साथ कैसा रिलेशनशिप है, इनकम के साथ ये कैसे वेरी करता है, तो देखो अगर इनकम बढ़ती है, बढ़ती हुई इनकम के साथ एपीसी कम होता है। रीजन केनीशियन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन है इसका रीजन। हमने उसमें क्या पढ़ा था कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कंजप्शन भी बढ़ता है, बट कंजप्शन के बढ़ने का रेट इनकम के बढ़ने के रेट से क्या होता है, कम होता है। कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी कंजप्शन बढ़ेगा तो सही, लेकिन उसका रेट हमेशा क्या रहेगा, कम रहेगा। तो यही रीजन है कि इनकम और एपीसी में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। बट यही रिलेशनशिप अगर आप एपीएस के साथ देखो तो बढ़ती हुई इनकम के साथ सेविंग हमेशा बढ़ेगी, क्योंकि आप कंजप्शन का लेवल कम करोगे तो सेविंग का लेवल तो बढ़ेगा ना। तो यहाँ पर उसके साथ इनकम के साथ कैसा रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है, डायरेक्ट। सेम रिलेशनशिप आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा कि यहाँ पर इनकम और एमपीएस के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप और इनकम और एमपीएस के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप। टॉपिक है हमारा यहाँ पर, ठीक है, एक्सएंटी सेविंग और एक्सएंटी इन्वेस्टमेंट। अब इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर ये जो एक्सएंटी है इसका मतलब होता है प्लान, इंटेंडेड या डिजायर्ड। यानी कि जब हम किसी चीज के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं कि ऐसा हमें करना है, तो वो हमारी कौन सी इन्वेस्टमेंट या कौन सी सेविंग कहलाती है, एक्सएंटी। अगर आपको इसका मीनिंग पता चल गया तो डेफिनेशन आप अपने आप ही समझ जाएंगे कि एक्सएंटी सेविंग कौन सी सेविंग होती होगी। ये वो अमाउंट ऑफ सेविंग है विच हाउसहोल्ड्स प्लान। अब देखो सेविंग्स जो होती है वो हाउस होल्ड ही करते हैं और इन्वेस्टमेंट कौन करती है, हमारी फर्म्स करती हैं। तो विच हाउसहोल्ड्स प्लान टू सेव एट डिफरेंट इनकम लेवल्स इन एन इकोनॉमी। यानी कि अलग अलग इनकम के लेवल पे जब अपनी सेविंग्स के लिए प्लानिंग करते हैं तो उसे कौन से वाली प्लानिंग कहते हैं, अगर सिंपल में बोलूं तो प्लान्ड सेविंग। ठीक है, उसी तरीके से एक्सएंटी इन्वेस्टमेंट या प्लान्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट व्हिच फर्म्स प्लान टू इन्वेस्ट एट डिफरेंट इनकम लेवल्स इन एन इकोनॉमी। और जब इसी चीज को हम फर्म्स की साइड से देखते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट निकलती है कि यहाँ पर जब फर्म ने प्लानिंग करी कि इस साल अपनी इकोनॉमी के अंदर हम लोग इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, ये कि एक इकोनॉमी कब इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होगी, जब प्लान्ड सेविंग प्लान्ड इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है। यानी कि जितना हम सोच रहे हैं सेविंग करने के बारे में, अगर उतनी ही प्लानिंग हमने इन्वेस्टमेंट की भी करी है और दोनों एक पॉइंट पे आकर इक्वल हो गए हैं तो उसे ही इक्विलिब्रियम पॉइंट कहा जाएगा। ठीक है, बट क्या जरूरी है कि जितना हमने प्लान किया हो सेव करने के लिए या जितना हमने प्लान किया हो इन्वेस्ट करने के लिए उतना ही हुआ होगा, अलग भी तो हो सकता है। तो उसी के लिए कॉन्सेप्ट निकल कर आया एक्सपोज्ड सेविंग या एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट, जहां पर एक्सपोज्ड का मतलब होता है एक्चुअल या रियलाइज्ड, कि हमने यहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट या यहाँ कुछ सेविंग्स के बारे में सोचा था, बट एक्चुअल में हम कितना सेव कर पाए या एक्चुअल में हम कितना इन्वेस्ट कर पाए वो हमें एक्सपोज्ड बताता है। ठीक है, सो एक्सपोज्ड सेविंग्स क्या है, इट रेफर्स टू द एक्चुअल और रियलाइज्ड सेविंग इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। एक साल के अंदर आपने जितना भी सेव किया है एक्चुअल में उसे हम क्या कहेंगे, एक्सपोज सेविंग।
उसी तरीके से एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट क्या है? इट रेफर्स टू द एक्चुअल और रियलाइज्ड इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। यानी कि हमने यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचा था, प्लान किया था, बट एक्चुअल में जितनी हमने करी वो कौन बताएगा हमें? एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट। बट जब भी हम इस चैप्टर के अंदर सेविंग और इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे होंगे तो हम इस वाले की बात कर रहे होंगे, ठीक है? ये सिर्फ हमें अपने नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, ठीक है? अब इन्वेस्टमेंट हमारे पास दो तरीके की है, ऑटोनॉमस और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है ऐसी इन्वेस्टमेंट जो इनकम लेवल के साथ चेंज नहीं होती, यानी कि जैसे जैसे आपकी इनकम चेंज होगी वैसे वैसे इस इन्वेस्टमेंट को चेंज नहीं किया जाता। जनरली गवर्नमेंट सेक्टर इस इन्वेस्टमेंट को करती है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट कमाने का नहीं होता, सोशल वेलफेयर होता है। तो ऐसा माना जाता है कि गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से ही ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट आती है। बट जब हम न्यूमेरिकल्स कर रहे होते हैं तब भी हम अपनी इन्वेस्टमेंट को ऑटोनॉमस अज्यूम करते हैं, तो जरूरी नहीं है वो गवर्नमेंट की है, वो बिजनेस फर्म्स की हो सकती है, ठीक है? उसके बाद इनकम इलास्टिक, इन इलास्टिक होती है ये इनकम इन इलास्टिक, यानी कि इसका इनकम में चेंज होने से कोई लेना देना नहीं है। हमने जो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसाइड कर लिया है ये उसी लेवल पर चलती रहती है। फंक्शनल फॉर्म, यानी कि आपको किस तरीके से इसको न्यूमेरिकली हम यूज कर लेते हैं, आई इज इक्वल्स टू आई बार। जैसे ऑटोनॉमस कंजप्शन को लिखते हो ना सी बार, ऐसे ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट को आई बार लिखा जाता है। उसके बाद इसका डायग्राम अगर आप देखें तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, क्योंकि चाहे आपका इनकम का लेवल कुछ भी हो आपकी इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं हो रही है, ठीक है? नेक्स्ट, इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट मतलब कि जो इन्वेस्टमेंट इनकम पर डिपेंड करती है, डायरेक्टली इनकम से इन्फ्लुएंस होती है ये। यहां पर इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज सिर्फ तभी किया जाएगा जब आपको प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा होगा तो ये वाली इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट मोटिव से की जाती है, तो प्राइवेट सेक्टर जनरली इस इन्वेस्टमेंट को करते हैं। ये इनकम इलास्टिक है। इनकम इलास्टिक मतलब जैसे जैसे इनकम के लेवल में चेंजेस आएंगे वैसे वैसे इस इन्वेस्टमेंट में भी चेंजेस आते हैं, और यही रीजन है कि इसका जो आपको ग्राफ देखने को मिलेगा वो हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग, कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका इन्वेस्टमेंट का लेवल भी इंक्रीज होगा, ठीक है? उसके बाद हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इसकी वर्किंग भी मैं आपको बताऊंगी, और ये बहुत ही एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत बार बोर्ड एग्जाम से पूछा जाता है। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब क्या है कि इन्वेस्टमेंट में चेंज हो जाने की वजह से आपकी इनकम में कितने चेंजेस आते हैं, द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम टू द चेंज इन इन्वेस्टमेंट। कि जब इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाता है तो वो बढ़ती हुई इन्वेस्टमेंट कितने नंबर ऑफ टाइम्स हमारी इनकम को चेंज कर देती है, इनकम को इंक्रीज कर देती है, ठीक है? तो इसका फॉर्मूला क्या है, चेंज इन इनकम अपॉन में चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इसको भी और थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ेंगे एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के साथ। इसी मल्टीप्लायर का रिलेशनशिप होता है एमपीसी और एमपीएस के साथ। पहली बात, एमपीसी के साथ होता है इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप, कि अगर आपकी एमपीसी यानी कि आपकी टेंडेंसी टू कंज्यूम अगर बढ़ रहा है तो आपके मल्टीप्लायर की वैल्यू भी बढ़ेगी, और इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, k इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी। उसके बाद एमपीएस के साथ इसका रिलेशनशिप कैसा है, इनवर्स, कि अगर आपकी टेंडेंसी टू सेव कम हो रही है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू ज्यादा आएगी। फॉर्मूला आएगा आपका k इज इक्वल्स टू 1/MPS, ठीक है? ये रिलेशनशिप्स आपके एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी इसका हमें पूरा वर्किंग अभी पढ़ना है। लास्ट क्लास में एक टॉपिक चल रहा था इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का, ठीक है, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब होता है कि जब हम कभी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करते हैं तो उससे हमारी इनकम कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होती है, बेसिकली उसको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहते हैं। कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है ये एक अजम्पशन के ऊपर बेस्ड होता है कि किसी का खर्चा किसी की इनकम बनता है, और ये बहुत एक लॉजिकल चीज है कि अगर आप भी कहीं पे एक 10 रुपए भी खर्च करके आके कोई सामान खरीद रहे हो तो वो आपका खर्चा कहीं ना कहीं किसी की इनकम बना, फिर वो भी उस पैसे को आगे कहीं खर्च करेगा, वो किसी और की इनकम बनेगा। तो इसी अजम्पशन के ऊपर बेस्ड है हमारा द वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, ठीक है? तो उसकी हमने मीनिंग तो पढ़ लिया था उसका, अब हम यहाँ पर उसकी वर्किंग देख लेते हैं न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के साथ। तो मैंने यहाँ पर एक अजम्पशन ली है कि इकोनॉमी के अंदर एक फ्लाईओवर कंस्ट्रक्ट हो रहा है जिसमें 100 करोड़ रुपए लगाए गए हैं, ठीक है? 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है, यानी कि इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट है 100 करोड़, और उसकी वजह से हमारी इनकम भी कितनी बड़ी होगी, 100 करोड़ से बड़ी होगी, क्योंकि अभी मैंने आपको क्या अजम्पशन बताई, किसी का खर्चा किसी ना किसी की इनकम बना होगा डिफरेंट कंपोनेंट्स के फॉर्म में, ठीक है? हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी का जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो 90% है, यानी कि 0.9। इसका मतलब आपकी जितनी भी इनकम बढ़ती है उस बढ़ती हुई इनकम का 90% आप कंज्यूम कर लेते हो,
बात समझ आ रही है? तो जैसे कि आपने 100 करोड़ रुपए कहीं पर इन्वेस्ट किए, वो 100 करोड़ रुपीस आपके इनकम बनी, इनकम का 90% आपने कंज्यूम कर लिया। फिर से वही बात, कंजप्शन मतलब एक्सपेंडिचर। आपने 90 करोड़ फिर से कंज्यूम करे तो फिर से वो किसी और की इनकम बने होंगे ना। तो देखो यही 90 फिर से हमारा इंक्रीज इन इनकम बना, फिर इसका फिर से 90% कंज्यूम कर लिया गया और उसका बचा हुआ, और 90% कंज्यूम कर लिया, इसका मतलब 81, फिर से वो किसी की इनकम बना। तो ये साइकिल चलता रहेगा, ये राउंड्स आपके चलते रहेंगे जब तक आपका इनिशियल जो अमाउंट था वो क्या नहीं हो जाता, जीरो नहीं हो जाता। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये कहां तक जाएगा? हम कोई इतनी लंबी चौड़ी टेबल थोड़ी बनाएंगे। मैंने जैसे यहाँ पे 5 राउंड्स दिखा दिए हैं, अब हम कहां तक बनाएं इसको? तो उसके लिए हमने अभी पीछे फॉर्मूला पढ़ा था 1/1 माइनस एमपीसी। ठीक है, आपको एमपीसी तो पता है कितना है, तो यहाँ पे k इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.9, तो ये कितना निकल कर आएगा आपका 0.1। ऊपर लेके जाओगे आप डेसिमल हटा के 0, तो इसका मतलब कितने टाइम्स वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 टाइम्स। अब आप खुद देखो कि यहां पर आपकी इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट कितना था 100, और उसकी वजह से इंक्रीज इन इनकम कितना हुआ 1000, हुआ ना 10 टाइम्स इंक्रीज। तो दिस इज वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। ठीक है, नेक्स्ट अब उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट। जब हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट को हमने 2 कैटेगरीज में यहाँ पर डिवाइड किया, फुल एम्प्लॉयमेंट और इनवॉलेंटरली एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है ऐसी सिचुएशन जहां पर जो लोग काम करना चाहते हैं, विलिंगनेस भी है, एबिलिटी भी है, काम करने लायक भी है, जो वेज रेट चल रहा है उस पे काम करने के लिए रेडी है वो, और उन्हें काम मिल गया, ये फुल एम्प्लॉयमेंट है। बट इनवॉलेंटरली अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कि वो सिचुएशन जहां पर वो लोग जो काम करना चाहते हैं, एबिलिटी भी रखते हैं प्रिवेलिंग वेज रेट पे, बट उन्हें काम मिल नहीं रहा। इनवॉलेंटरी का मतलब क्या है, अपनी इच्छा से अनएम्प्लॉयड नहीं है वो, इकोनॉमी उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट नहीं कर पा रही है। ठीक है, समझ गए? अगर ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि व्हाट इज वॉलेंटरली अनएम्प्लॉयमेंट, तो उसको आप डिस्क्राइब कर सकते हो ना, अपने आप लिख पाओगे? वॉलेंटरली अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अपनी इच्छा से बेरोजगार होना। मतलब ये नहीं मैं कहूंगी बेरोजगार होना, अपनी इच्छा से काम नहीं कर रहे हैं, उसका रीजन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बट आप मुझे बताओ कि क्या कोई इकोनॉमी हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे होती होगी? नहीं, कभी कभी अंडर एम्प्लॉयमेंट भी होता होगा, कभी कभी ओवर एम्प्लॉयमेंट भी होता होगा। तो जब हम फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं ना, तो वो सिचुएशन होती है एडी इज इक्वल्स टू एएस की, या एस इज इक्वल्स टू आई, जहां पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर आ जाए या सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर आ जाए, उस सिचुएशन को हम कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। लेकिन ओवर एम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता होगा फिर? अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? जहां पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम है। ओवर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? जहां पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है। तो अगर कभी ये सिचुएशन अराइज होती है तो इसको करेक्ट कैसे करते हैं? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे कोई सी भी अप्रोच आए, एडीएएस अप्रोच आ जाए, एस और आई अप्रोच आ जाए, आपको एक्सप्लेनेशन सेम लिखनी है दोनों में, बट कहाँ कौन सी लिखनी है ये मैंने आपको ऊपर हेडिंग में दे दिया है कि अगर आपकी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है, या मैं कहूं इन्वेस्टमेंट ज्यादा है सेविंग से, तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि कंज्यूमर ज्यादा डिमांड कर रहा है, कंज्यूमर खर्च ज्यादा कर रहा है, वो खरीदना ज्यादा चाहता है, लेकिन प्रोड्यूसर उतना बेचना नहीं चाहता, प्रोड्यूसर उतना बेच नहीं रहा जितना कंज्यूमर डिमांड कर रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा? इन्वेंट्रीज खत्म हो रही होंगी, शॉर्टेज हो रही होगी इन्वेंट्रीज की। अब मार्केट में डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो क्या करना चाहिए प्रोड्यूसर्स को? प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए ना। तो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए उसे लोगों को अपने यहाँ पे रखना होगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, और जैसे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा आउटपुट का लेवल बढ़ने लगेगा, और जब आउटपुट बढ़ेगा तो आउटपुट ही तो इनकम को डिस्क्राइब करता है ना। तो जैसे जैसे आउटपुट का लेवल बढ़ेगा आपकी इकोनॉमी में इनकम का लेवल बढ़ना शुरू होगा, और इनकम एएस को रिप्रेजेंट करता है, पता है ना ये बात। तो एक ऐसी सिचुएशन पे आप इवेंचुअली आ ही जाओगे जहां पर एडी इज इक्वल्स टू एएस हो जाएगा। उसके बाद अगर इसी सिचुएशन को मैं रिवर्स कर दूं तो देखो बिल्कुल यही एक्सप्लेनेशन है, सिर्फ आपने क्या करना है, इसका अपोजिट लिखना है कि अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम है, या फिर मैं कहूं इन्वेस्टमेंट सेविंग से कम है, तो इसका सीधा सा मतलब क्या है? अब कंज्यूमर कम डिमांड कर रहा है, कम खर्चा कर रहा है, जितना प्रोड्यूसर मार्केट में बेचना चाह रहा है उतना कंज्यूमर खरीदना नहीं चाह रहा। तो ऐसे में इन्वेंट्री सरप्लस में आ गई है, हमारे पास इन्वेंट्री इकट्ठा हो रही है, पहले से इन्वेंट्री इकट्ठा हो रही है, तो क्या आपको प्रोडक्शन और बढ़ाना चाहिए? नहीं, इवन आपको प्रोडक्शन कम करना चाहिए, और प्रोडक्शन कम करने का सीधा सा मतलब है अब आपको एम्प्लॉयमेंट कम करना होगा।
एम्प्लॉयमेंट कम करोगे, लोगों को हटाओगे तो अपने आप आउटपुट लेवल कम हो जाएगा, आउटपुट कम होगा, बेचोगे कम सामान तो इनकम कम आएगी ना, तो इनकम का लेवल कम होगा, इनकम कम होना मतलब एग्रीगेट सप्लाई का भी कम हो जाना, तो इवेंचुअली फिर से आप अपनी सिचुएशन पे आ जाओगे। इसकी प्लेस पे आप एस और आई भी लिखोगे यहाँ पे, अगर वो वाली अप्रोच आ जाती है, तो एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सेम है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड। एक्सेस डिमांड का मतलब क्या होता है? एक्सेस डिमांड, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। डेफिशिएंट डिमांड का मतलब होता है कि डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है। अभी मैंने आपको दो सिचुएशन बताई ना, एडी इज ग्रेटर देन एएस, एडी इज लेस देन एएस। देखो, जब एडी ग्रेटर देन एएस होगा, उस सिचुएशन को फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम एडी इज इक्वल्स टू एएस। ठीक है, बट समटाइम्स जब हम ये कह रहे हैं कि एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से कॉरस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, तो एक गैप क्रिएट होता है। उस गैप को कहा जाता है इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, वहीं पर अगर मैं बात करूं डेफिशिएंट डिमांड की, तो डेफिशिएंट डिमांड का मतलब है कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से एग्रीगेट डिमांड नीचे आ रही है, कम आ रही है, तो फिर से एक गैप क्रिएट हो रहा है। उस गैप को कहते हैं डिफ्लेशनरी गैप। ये टर्म्स ध्यान रखना, एक्सेस डिमांड इन्फ्लेशनरी गैप को अराइज करता है, वहीं पे डेफिशिएंट डिमांड डिफ्लेशनरी गैप को। ठीक है, डायग्राम्स वगैरह हम लोग न्यूमेरिकल्स एक प्रॉपर अलग तरीके से एक साथ पढ़ लेंगे बाद में। अब एक्सेस डिमांड की सिचुएशन अगर अराइज होती है तो उसको कैसे करेक्ट किया जाता है? तो उसके हमारे पास दो मेजर्स हैं, मॉनेटरी मेजर्स और फिस्कल मेजर्स। मॉनेटरी मेजर्स में दो टूल आते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव टूल्स की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास कुछ तरीके हैं जिससे आप इकोनॉमी के अंदर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को करेक्ट कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहला बैंक रेट। क्या होता है बैंक रेट? जिस रेट पे कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से पैसा उधार लेते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस, लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो बैंक रेट होता है। वहीं पे रेपो रेट क्या होता है? सेम चीज है कि जिस रेट पे कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से पैसा उधार लेते हैं बट शॉर्ट टर्म के लिए, तो दोनों ही रेट्स को एक्सेस डिमांड में इंक्रीज कर दिया जाता है। अब आप जब एक्सप्लेनेशन लिखते हो ना, फिर आप कहते हो कि हमें मार्क्स फुल नहीं मिले, हम तो लिख कर आए थे। आप सिर्फ इतना लिख कर नहीं छोड़ोगे कि इसको इंक्रीज कर दिया जाता है। उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा इकोनॉमी के ऊपर, आपको ये भी लिखना होता है कि अगर सेंट्रल बैंक, एक बार सुन लो, सब में एक्सप्लेनेशन ऑलमोस्ट सेम है। सेंट्रल बैंक अगर बैंक रेट को या रेपो रेट को इंक्रीज कर देता है तो उसका सीधा सा इंपैक्ट ये जाता है कि कमर्शियल बैंक को पैसा उधार लेना महंगा पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो जनरल पब्लिक के लिए भी रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर देगा, क्योंकि वो भी फिर आगे रेट को बढ़ा देगा। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इकोनॉमी में इंक्रीज होगा कमर्शियल बैंक्स के थ्रू, तो पब्लिक को अब बैंक से लोन लेना महंगा पड़ना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में पब्लिक लोन्स की डिमांड को कम करेगी, और जब पब्लिक लोन्स की डिमांड को कम करेगी तो इकोनॉमी के अंदर मनी का जो सर्कुलेशन है, जो सप्लाई है, वो ऑटोमेटिकली कम होनी शुरू हो जाएगी। और देखो, एक्सेस डिमांड में हमें करना यही है कि लोगों के खर्चे को कम करना है। खर्चे को कम करने का मतलब पैसा देना कम कर दो, पैसा ले लो उनसे, तो हो गया ना काम। इसी तरीके से रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या होता है? जो हमारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं, उनके पास सरप्लस मनी है, वो अपनी सरप्लस मनी जब सेंट्रल बैंक के पास जमा करते हैं, हाँ, जब सेंट्रल बैंक के पास जमा करते हैं तो सेंट्रल बैंक उनको कुछ इंटरेस्ट देता है, उसे ही बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। यहां पर अब हम सेंट्रल बैंक के पास पैसा जमा कर रहे हैं अपना, और बस एक्स्ट्रा है। अब मार्केट में एक्सेस डिमांड है तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा? इस रेट को बढ़ा देगा ताकि कमर्शियल बैंक ज्यादा से ज्यादा पैसा सेंट्रल बैंक के पास रखवाएं। अब इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? इससे इंपैक्ट पड़ेगा कि कमर्शियल बैंक के पास पैसे उधार देने के लिए कम बचेंगे, उसकी लेंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, जिससे कि मार्केट में उधारी, मनी सप्लाई अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेंट्रल बैंक के थ्रू खरीदा और बेचा जाता है। अब वही एक्सेस डिमांड है, इन्फ्लेशन है, मार्केट के अंदर कंट्रोल करना है, तो सिक्योरिटीज खरीदोगे या बेचोगे? बेचेंगे, ताकि पैसा उनके पास से हमारे पास आए। ठीक है, तो यहाँ पे सेलिंग होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन में। सीआरआर क्या होता है? कैश रिजर्व रेशो। हर कमर्शियल बैंक को अपनी टोटल डिपॉजिट का एक परसेंटेज किसके पास रखना पड़ता है? सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है। तो अगर सीआरआर को बढ़ा दिया जाएगा तो कमर्शियल बैंक के पास कम पैसा बचेगा लेंड करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। एसएलआर क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। यहां पर ये रेशो होती है कि हमें, मतलब कमर्शियल बैंक्स को अपने लिक्विड एसेट्स का कुछ परसेंटेज सेंट्रल बैंक के पास रखवाना होता है। नहीं, ये रिजर्व होता है कि वो बनाते तो हैं बट उसे अपने पास रखते हैं। ठीक है, एक रिजर्व
सेंट्रल बैंक के पास जाता है, तो एक रिजर्व कमर्शियल बैंक अपने पास रखते हैं, ठीक है। और इन्फ्लेशन के टाइम पे एक्सेस डिमांड में इसको भी इंक्रीज कर दिया जाता है। क्वालिटेटिव टूल में मार्जिनल रिक्वायरमेंट है। मार्जिनल रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि आपने लोन कितना डिमांड किया, लोन कितना आपको सैंक्शन किया जा रहा है, और उसके अगेंस्ट सिक्योरिटी कितनी आप मॉर्गेज कर रहे हो। जैसे 10 लाख के लोन के लिए 12 लाख की सिक्योरिटी, कितना डिफरेंस है? 2 लाख। परसेंटेज में पूछूं तो 20%। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे एक्सेस डिमांड में रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया जाता है ताकि लोग कम मांगने के लिए आए लोन, ठीक है। मॉनेटरी मेजर्स क्लियर है? तो ये हो गए आपके मॉनेटरी मेजर्स। अब फिस्कल मेजर्स क्या कहते हैं? फिस्कल मेजर्स के अंदर हम लोग गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को देखते हैं। तो यहां पर सबसे पहले कि अगर एक्सेस डिमांड है तो क्या करे गवर्नमेंट अपने रेवेन्यूज को इंक्रीज करने के लिए? टैक्स बढ़ा दे, क्योंकि टैक्स बढ़ाएंगे तो सामान महंगा हो जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को कम करे क्योंकि एक्सेस डिमांड में हमें खर्चे ही कम करने हैं। पब्लिक डेट बढ़ा दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा हम पब्लिक से डेट लेना शुरू करें ताकि उनके पास से पैसा आ जाए। एक और होता है इसके अंदर, डेफिसिट फाइनेंसिंग, प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी। कई बार क्या होता है कि पैसों की कमी पड़ जाती है जब इकोनॉमी में, तो फाइनेंस करने के लिए नए नोट को प्रिंट किया जाता है। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग को कम करना चाहिए इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड, ठीक है। आपने एक्सेस डिमांड अच्छे से समझ लिया, उसका जस्ट अपोजिट होता है डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड मॉनेटरी और फिस्कल मेजर से ही ये भी करेक्ट किया जाता है। यहाँ पे भी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर्स है। जो आपने यहाँ पढ़ा उसका जस्ट अपोजिट यहाँ है। यहाँ पे बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर को क्या कर दिया जाएगा? कम। एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सेम है, बस अपोजिट कर दोगे उसकी, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करोगे लेकिन यहाँ पे? बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है। फिस्कल मेजर में यहाँ पर टैक्स को कम कर दिया जाएगा ताकि लोग ज्यादा डिमांड कर सके, गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाए। और पब्लिक डेट अब यहाँ पर हम कम करेंगे क्योंकि हमें लोगों के पास पैसा छोड़ना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर रिवीजन में जो मेन जो टॉपिक्स थे, हालांकि हमने ऑलमोस्ट सब कुछ डिस्कस कर लिया है, सिर्फ एक दो चीजें हैं, जैसे कि हमने ग्राफ डिस्कस नहीं करे, डायग्राम्स डिस्कस नहीं करे हैं, और न्यूमेरिकल्स, उसके लिए हम एक सेपरेट क्लास में डिस्कस कर लेंगे।